आज नेट फिजिकल साइंस एटॉमिक फिजिक्स का हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले मैं एटॉमिक फिजिक्स के जो बुक हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, कौन कौन से बुक बेटर हैं इसको पढ़ने के लिए, वो बुक यहाँ पर मेंशन की हुई हूँ, तो आप लोग इनमें से नाम पढ़ लीजिए। इसमें से राजकुमार की बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है, और बाकी जो बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छी बुक हैं। जो 5वां और 6वां नंबर का बुक है वो बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ट है, उसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए वो सबसे दोनों बेस्ट बुक है। तो अब हम लोग आज देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो नाउ लेट अस स्टार्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये मॉडल जब हमें पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस दिए जाते हैं। देयर आर सम अजम्पशंस, सम पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ रीड वी विल हैव डिस्कशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन एटम। इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल सर्टेन अजम्पशंस, सर्टेन पोस्टुलेट वर्क बेस्ड है। और अगर आयन की बात करें तो किस टाइम पर, किस ईयर में ये बोर्स एटॉमिक मॉडल आया हुआ है, तो वो है 1930 में। 1930 में बोर्स एटॉमिक मॉडल आया है। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट हैं और कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें एनर्जी ऑब्जर्प्शन, एनर्जी इमिशन, ये दो मेजर पॉइंट थे जो कि बोर्स ने बताते समय क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ले लिया। और इसमें जो एक एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन है, दैट इज आल्सो क्वांटम मैकेनिकल। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल के थ्रू ही किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट हैं बोर्स। लेकिन इनके पीछे इन्होंने कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया था कि क्यों उन्होंने यूज़ किया प्लैंक कांस्टेंट। बस ये कि MVR जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये H इन दोनों की यूनिट सेम होती है, सेम यूनिट रखते हैं। और उस समय प्लैंक कांस्टेंट नया आया था जब इन्होंने E=NH बनाया था प्लैंक ने, तो उस टाइम में ये प्लैंक कांस्टेंट जो है वो नया आया था। सो H को इन्होंने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम से रिलेट्स करने के लिए यूज़ किया। बोर्स का जो सबसे बेस्ट अजम्पशंस था कि एंगुलर मोमेंटम इज डिस्क्रीट, एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी डिस्क्रीट वैल्यू है, दे आर क्वांटाइज्ड वैल्यू, एंड उसको डिस्क्राइब करने में इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट यूज़ किया। वही एक स्टार्टिंग ब्रेक थ्रू था इनके लिए, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में आए। सो पोस्टुलेट्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो बोर्स ने अज्यूम किया था वो है हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होगी वो सर्कुलर है, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो हो गया हमारा पहला अजम्पशंस, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन comes from the Coulombic force of attraction between nucleus and the electron. The centrifugal force, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे ही आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो।
सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर रिवॉल्वेशन, रिवॉल्व करने के लिए रिवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, क्या है इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया है उन्होंने कि हमें इसको क्यों लेना है, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ये तो कोलम्बिक फोर्स वाली बात जो है वो आप कह सकते हैं देयर इज़ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट के पीछे कोई रीज़न नहीं दिया है कि क्यों मैं सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम कर रही हूँ करके। अब धीरे धीरे आगे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा कि सर्कुलर ऑर्बिट क्यों लिया होगा, क्या रीज़न रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट लेने का। वन बाय वन क्लियर होता जाएगा ये। देन द थर्ड पॉस्टुलेट इस इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो एट दैट टाइम दे विल नेवर लूज इवर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, वो अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टोर्ड रखेंगे constant value of energy. So third point is electron does not radiate energy in the circular orbit, the orbit are known as stationary orbit. Electron does not radiate in the stationary orbit. So next postulate क्या है कि जो orbital momentum of electron है उसको इन्होंने बोला कि वो h/2 प्लैंक कांस्टेंट h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। सो नेक्स्ट जो है हमारा पोस्टुलेट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, l मॉड ऑफ l इज इक्वल टू r क्रॉस p मॉड में mvr sin 90 इज इक्वल टू n h/2. So the orbital angular momentum of electron is integral multiple of h/2. यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, where h is प्लैंक कांस्टेंट that is orbital angular momentum होता है यहाँ पर l, वेक्टर l से इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ, इसका मॉड आ जाएगा मॉड ऑफ l इज इक्वल टू r क्रॉस p, r इज द पोजिशन वेक्टर, p is linear momentum. so momentum of linear momentum is angular momentum, और जब इसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ r क्रॉस p, तो ये वैल्यू क्या आएगा mvr sin 90, मतलब एक तरह से mvr की वैल्यू 170 एक तरह से कह सकते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो सो mvr की वैल्यू nh/2 आ गई बिकॉज साइन इज साइन 90. सो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दिस mvr इज इक्वल टू nh/2. ओके, सो कई बार h के साथ h लाइन लिखते हो, मैंने यहाँ पर h लाइन नहीं लिखा है, दिस इज जस्ट h इज प्लैंक कांस्टेंट, ओनली h लिखा है यहाँ पर, नॉट h लाइन, ठीक है। So mvr is equal to nh/2. This is orbital angular momentum in term of Planck constant and the integral integer. What is integer n? Integer n किसको बोलते हैं, क्या नाम है integer n का? This is principal quantum number, और यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 से इन्फानाइट तक, 1 2 3 टू इन्फानाइट होगी, और h की वैल्यू क्या होती है, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, इसे प्लैंक कांस्टेंट। सो नेक्स्ट इज हमारा हो जाएगा, अब अगर मान ले n की वैल्यू 1 हो जाए यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 1, तो उसको कौन सा ऑर्बिट बोलेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे। नाम हो जाता है k सेल, जो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का वो k सेल हो जाएगा, जो न्यूक्लियर में सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट है, इसका नाम है n इज इक्वल टू a, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और उसको k सेल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज फॉर n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, इसको हम लोग l सेल नाम देते हैं, इसका नाम l सेल है या इसे l सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉर n इज इक्वल टू 3, दिस इज थर्ड ऑर्बिट फॉर n is equal to 3. This is third orbit for n is equal to 4, fourth orbit नेम हो जाएगा n सेल,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट का नाम हम लोग रख सकते हैं, रखते जाएंगे. So these are different orbit in a particular atom where अर्थ वॉर्बिंग इन दिस ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. ये ऑर्बिट सर्कुलर होंगी. अभी जो अजम्पशंस दिए हैं उनसे आगे जब हम लोग समरफील्ड मॉडल डिस्कस करेंगे इस ऑर्बिट को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अज्यूम करना पड़ेगा हमें. So now fifth point of this force postulate. Force postulate में next point, fifth point, while making a transition इलेक्ट्रॉन कभी अपने ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप भी कर सकता है. दिस इज आल्सो अलाउड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स से कहीं से मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी उसको मिलेगी उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इस स्टेट में वो जा सकता है, उसमें वो जंप करके चला जाएगा. जिस स्टेट में वो जा सकता है उसमें वो जंप करके चला जाएगा. सो इसमें वाइल मेकिंग ए ट्रांजिशन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बनाए रखा जिसमें तो उसे एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी या तो इमिट करनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी गेन करने की, या कह सकते हो फोटॉन ऑब्जर्व करना. सो वे ऑब्जर्विंग सम एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, चाहे वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्जर्व करे या किसी से मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करे या केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिले, तो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकता है. सो वाइल मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेशनरी स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी टू दैट ऑफ, दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा तो दैट ऑफ हायर एनर्जी. मान लो लोअर एनर्जी के स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी की दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑब्जर्व एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स. सो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स. हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स फोटॉन से एनर्जी दे रही हो उसको, या इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो कोई आया हो इंसिडेंट हो करके वो उसको एनर्जी इसको प्रोवाइडेड करेगी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. इतना मैं यहाँ मेंशन कर नहीं हूँ, ठीक है. अब मैं इसका थोड़ा फॉर्मूला भी बता देती हूँ. So if EI and EF are the energies of initial and final stationary, पिछले स्टेटमेंट को आपने ध्यान में पढ़ा है कि जो आप इसको समझ पाएंगे तो इफ़ EI and EF are the energies of initial and final stationary orbits then the frequency of observed, so frequency observe यहाँ जो है होगी. मान लो कहीं वो फोटॉन के थ्रू मिली हो तो उसकी एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी, क्या आएगी, वैल्यू EI एन एक एनर्जी लेवल है लोअर एनर्जी का, EI एंड EF एक हायर एनर्जी ऑर्बिट. तो EI से EF तक जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, EF माइनस EI एनर्जी. तो देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विल बी, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा EF माइनस EI. लार्ज वाले से लेस वाले को घटा देंगे एंड देन वी विल डिवाइडेड H. तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, ये पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिकल स्टेटमेंट था बिकॉज एनर्जी तभी पता चलता है जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे, या कह सकते हो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम का ये इंफॉर्मेशन है कि एनर्जी क्वांटाइज होती है एंड एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट के साथ जो एच न्यू है, एच न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ फोटॉन. ये इंफॉर्मेशन भी क्वांटम से ही मिला है. तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, जैसे इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. सो EF, सो न्यू इज इक्वल टू EF माइनस EI अपॉन H. इसका एक इमेज साइड में बना देती हूँ मैं. सो EF और EI के बीच में ट्रांजैक्शन होना है तो EF और EI के बीच में डिफरेंस है, एनर्जी गैप है, दैट विल बी ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन. जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी वो फोटॉन से ऑब्जर्व कर लेगा. EF तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन विल ऑब्जर्व. एनर्जी क्वांटाइज का मतलब है एनर्जी डिस्क्रीट वैल्यू रख रहा है,
एनर्जी की वैल्यू अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इसी बात की हम लोग क्वांटाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। इसी बात को हम लोग क्वांटाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। क्वांटम नंबर के साथ एनर्जी चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सम क्वांटम नंबर एंड विल बी डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी। फिर अगर से रखोगे तो फिर क्वांटम नंबर के बेसिस पर इसी को हम लोग बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड वैसे ही आगे मैं इसे टॉपिक में बताऊंगी कि एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड दैट आल्सो वेरीज दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड उसी बात को हम लोग यहाँ क्वांटाइजेशन बोलते हैं। सो यहाँ फोटॉन ऑब्जर्व करके फोटॉन है एनर्जी एच न्यू का। फोटॉन हैज़ एनर्जी एच न्यू। यहाँ एच न्यू एनर्जी का फोटॉन ऑब्जर्व हो रहा है तो ई एफ इज ग्रेटर देन ई आई। सो इसी में एक केस और हो सकता है ऑब्जर्वेशन। मान लो हमने देख लिया इमिशन का भी चांस बनेगा तो 6 पॉइंट मैं यहाँ इमिशन से लूँगी। सो डायग्राम आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मैंने डायग्राम भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। सो 6 पॉइंट में एक इमिशन की बात करती हूँ। इसमें हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करे तो उसे एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी होगी तो उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी होगी वो इमिट हो जाएगी। सो स्टेटमेंट सिमिलर है। मैं जो पॉइंट 5 को उल्टा करने पर जो स्टेटमेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा पॉइंट 6। वाइल मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू दैट ऑफ लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो क्या होगा, जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगा वो हायर से लोअर में आते समय वो इमिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हो आप। तो रेडिएशन के फॉर्म में वो रेडिएशन अल्ट्रावायोलेट लाइट या आईआर इंफ्रारेड होगा। सो देयर में बी चांसेस। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ ई आई एंड ई एफ आर द energies of initial and final stationary orbits, then the frequency of emitted रेडिएशन जो है वो इमिटेड फोटॉन जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो भी हम बात करें यहाँ पर। सो यहाँ हायर एनर्जी ई आई एंड लोअर एनर्जी ई एफ, तो इमिटेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पिछले वाले से चेंज हो जाएगा। सो ई आई माइनस ई एफ हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा न्यू इज इक्वल टू, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन विल बी न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ बाई एच। सो दिस इज इक्वेशन 3। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 3। सो इमिशन के लिए मैं इमेज बना देती हूँ यहाँ। सो इमिशन के लिए मैं यहाँ इमेज बना देती हूँ। एक हमारे पास ऑर्बिट होगी, एक हायर एनर्जी की और एक लोअर एनर्जी की, जैसे हमने पिछले बार बनाया था। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट में है डिस्कशन में जो दिस इज वाटर हाइड्रोजेनिक लाइक एटम ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम, जो तो कौन से एटम का नाम होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजेनिक atoms. So the atoms or ion which have only one electron are known as hydrogen like or hydrogen atoms or ions.